तो वो कौन कौन सी दो ऑपरेशंस है, एक है हमारी बेसिक ऑपरेशंस और दूसरी है हमारी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो बेसिक ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो in order to constitute agriculture there must be basic operations like plugging of land, sowing of seed, planting and similar kind of operation on land. Basically मतलब क्या है बेसिक ऑपरेशंस का, कि जो भी ऑपरेशन हम लैंड के ऊपर कर रहे हैं, लैंड के ऊपर कर रहे हैं, जैसे बीज को उगाना या कोई प्लांट वगैरह लगाना, ठीक है, या फिर लैंड की जो है खुदाई खेदाई खेती बाड़ी जो वो करते हैं उस पर फार्मिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन हो गया। दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है? आफ्टर कैरिंग आउट बेसिक ऑपरेशन देयर मस्ट बी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन लाइक वीडिंग, डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ और वाटरिंग ऑफ प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स, using pesticides and insecticides to protect the crops, and it will also include pruning, cutting, harvesting etc. इसका मतलब क्या हो गया कि अब बेसिक ऑपरेशन में तो हमने सीड वगैरह उगाई, डाली, उसमें जमीन पे डाली। अब उनके उगने के बाद जब हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके उगने के बाद जो बेसिक ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बाद में अगर वो पूरा हमारा उग जाएगा तो उसे काटेंगे, तो ये सारी हमारी क्या हो गई? सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस हो गई। ठीक है, तो अब ये दो तरह की ऑपरेशंस अगर हम कर रहे हैं लैंड पर तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टर्म का मतलब बताया गया है कि एक्चुअली में वैसे इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं था, लेकिन ये जो केस हुआ राजा बिनोय वाला वर्सेस सीआईटी, इस केस में ये क्लियर किया गया कि आखिर में एग्रीकल्चर बोल किसे रहे हैं, एग्रीकल्चर बोलेंगे किसे। ठीक है, तो वो दो बेसिक ऑपरेशंस अगर ये हो रही हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस। अब मतलब क्या है कि अगर जो इनकम है, अगर हम पार्शियली एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है, पार्शियली बिजनेस से हो रही है, तो अब उस इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग? हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें चीज़ें ये सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें कोई वैसा लोड नहीं लेना है। आपकी बुक से भी हम एक बार देखेंगे क्या क्या बोल रहा है। आपकी बुक में बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा ही दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इसमें आपको अपनी बुक से, जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा आपको सब कुछ ईजी लगेगा, मतलब क्योंकि ये मैं सी इंटरमीडिएट के लेवल का पढ़ा रही हूँ और आपकी बुक में उतना नहीं है। आगे देखते हैं। तो रूल 7, इफ एनी पर्सन इज इंगेज्ड इन ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अगर कोई पर्सन ग्रो करने के साथ साथ, किसी चीज़ को उगाने के साथ साथ मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, मैन्युफैक्चर एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है, in such case it will be presumed that he has transferred his agriculture produce to his industrial undertaking at the market price। इसका मतलब क्या है? अगर एक पर्सन, मान लिया मैं शुगर केन ग्रो कर रही हूँ और फिर बाद में उसे एज अ शुगर मतलब चीनी बनाकर उसे मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच भी रही हूँ, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने जो शुगर केन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ टू प्रोड्यूस अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए मैं अपने शुगर कैन को ट्रांसफ़र करूँगी और फिर उसके बाद उसे शुगर में कन्वर्ट करूँगी अपने मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से। तो ऐसे में जब मैं अपने शुगर केन को ट्रांसफ़र करूँगी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे मैं मार्केट प्राइस पर लूँगी। मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए जो शुगर केन यूज़ किया है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पर होगी। और अगर कोई एक्सपेंसेस किया मैंने एग्रीकल्चर करते वक्त, मतलब शुगर केन को उगाते वक्त उसको जब
मतलब उसको उगाते वक्त अगर मैंने उस पर कोई एक्सपेंस किया है तो वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। कौन से अमाउंट से, फ्रॉम द जो भी अमाउंट हमारा मार्केट प्राइस, हाँ तो मार्केट प्राइस पर जो भी हमारा अमाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इनकम होगा। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ बिजनेस, अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं यानी बिजनेस करते हैं, तो जब बिजनेस का हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस हमने लिया होगा, अलाउड होगा, उसे हम क्या करेंगे, अपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। जितनी भी कीमत हम लगाए होंगे अपने मैन्युफैक्चर में, अपने बिजनेस में, जो हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो हम कंसिडर करेंगे वो किसे कंसिडर करेंगे, उस मार्केट प्राइस को करेंगे। मतलब क्या है कि अब अगर हम शुगर केन खरीदने जाते बाहर से, मार्केट से, तो खरीदने में जो पैसा हम देते उस पैसे को क्या करते, अपनी कॉस्ट मानकर रिड्यूस करते, अपने जो भी हमारा फिनिश गुड्स बनने के बाद जो भी हमें सेल करने पर जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से हम कॉस्ट किसे माइनस करते, जो हम एक्सपेंस किए होते, यहाँ पर उस मार्केट प्राइस को ही माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें अगर हम, तो ये रहा एग्जांपल, मतलब मिस्टर एक्स इज इंगेज्ड इन ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, मिस्टर एक्स जो है वो शुगर केन को ग्रो करता है एंड ऑल्सो हैज़ अ शुगर फैक्ट्री, और शुगर की फैक्ट्री भी है उसकी। अब उसने क्या किया, इनकर्ड किया 3 लाख रुपीस एक्सपेंस किया, किस चीज़ में, शुगर केन को ग्रो करने में, शुगर केन की क्रॉप को ग्रो करने में 3 लाख रुपए का उसने एक्सपेंस किया। तो जो एंटायर शुगर केन क्रॉप वाज ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल यूनिट व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन वाज ₹10 लाख। तो जब उसने अपने सारे शुगर केन को अपने फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया तब शुगर केन का मार्केट वैल्यू कितना था, 10 लाख रुपए था, ठीक है। मतलब क्या है कि 3 लाख रुपए खर्चा करके उसने गन्ना उगाया, और अब उस गन्ने को अगर वो मार्केट में बेचने जाता तो उसे कितने रुपए मिलते, 10 लाख रुपए मिलते, लेकिन बेचा नहीं उसने अपनी खुद की फैक्ट्री में उसे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कर रहा है। तो इस केस में उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, 7 लाख रुपीज होगी। मतलब अगर वो मार्केट में बेचने जाता तो उसे 10 लाख रुपए मिलता, जिसमें से वो 3 लाख रुपए अपने माइनस कर देता जो उसने खर्चा किया उसे उगाने में, तो उसकी इनकम कितनी बचती, 7 लाख रुपए। तो वही सेम केस है यहाँ पर भी, तो उसने अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, मार्केट प्राइस 10 लाख रुपए लिया उसने, यहाँ 10 लाख रुपए, उसमें से 3 लाख रुपए उसने रिड्यूस कर दिया, अब उसे एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, 7 लाख की। लेकिन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ शुगर फैक्ट्री, अब ये तो उसने अपनी एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट की, लेकिन जब वो शुगर फैक्ट्री की इनकम कैलकुलेट करेगा तो 10 लाख रुपए जो है वो उसका एक्सपेंस होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा। मतलब क्या है कि अब बिजनेस का इनकम कैलकुलेट कर रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम तो सेपरेट कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब बिजनेस का इनकम कैलकुलेट कर रहा है। तो अब शुगर फैक्ट्री में जब वो बन गया, उसका शुगर बन गया, अब वो बेचने जा रहा है मार्केट में, बेचा उसे, मान लिया उसे 12 लाख रुपीज रिसीव हुए बेचने के बाद, पर उसमें से उसने खर्चा कितना किया, 10 लाख रुपए खर्चा किया ना, तो यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए थी, जिसे क्या करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अब अगर रबर को ग्रो कर रहे हैं साथ में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं तो उस केस में इनकम क्या होगी, इफ एनी पर्सन इज इंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, रबर को उगा भी रहा है और उसे मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, तो ऐसे में इनकम शैल बी कंप्यूटेड कंबाइंड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज बिजनेस। रबर के केस में इनकम कंबाइंड कैलकुलेट की जाएगी, मतलब टोटल इनकम ली जाएगी, एग्रीकल्चर और साथ में बिजनेस दोनों इनकम एक साथ कैलकुलेट की जाएगी कंबाइंड। जब वो टोटल इनकम आ जाएगी तब उस केस में मतलब टोटल इनकम हम देखेंगे, और उसके बाद 35% ऑफ सच इनकम शैल बी बिजनेस इनकम एंड बैलेंस शैल बी एग्रीकल्चर इनकम। मतलब हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी तो उस टोटल इनकम में से 35% जो होगा वो बिजनेस का इनकम होगा और बचा हुआ जो होगा एग्रीकल्चर होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इज 100 लाख रुपीज, मतलब रबर को उगाने
और साथ में मैन्युफैक्चर करने, दोनों मिलाकर हमारी टोटल इनकम अगर 100 लाख रुपए हुई तो बिजनेस इनकम कितनी होगी 35 लाख, यानी 35% ऑफ 100, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी 65 लाख। ठीक है, अब आगे देखिए तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन कॉफी को ग्रो करने का काम कर रहा है, साथ में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, तो उस केस में हम इनकम क्या कंसिडर करेंगे? इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, इनकम शैल बी कंप्यूट कंबाइंड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज बिजनेस। मतलब अगर कॉफी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, साथ में ग्रो भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, तो उस केस में हम इनकम टोटल कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड, जैसे अभी ऊपर हमने रबर के केस में किया था, कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से 40% ऑफ सच इनकम शैल बी बिजनेस इनकम। ठीक है, जिसमें से 40% क्या होगा? बिजनेस इनकम होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम होगा। ठीक है, अब इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड करिंग ऑफ कॉफी, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा है, इनकरिंग कर रहा है, तो उस केस में 25% ऑफ सच इनकम शैल बी बिजनेस इनकम एंड बैलेंस शैल बी एग्रीकल्चर इनकम। जैसे ये क्वेश्चन देखें हम कि अगर कोई भी पर्सन ग्रो कर रहा है प्लस मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसकी इनकम कितनी है 100 लाख रुपीज़ है, टोटल इनकम 100 लाख है, तो उसमें से उसकी बिजनेस इनकम कितनी होगी 40% ऑफ 100 लाख यानी 40 लाख रुपीज़, और बैलेंस जो बच जाएगा वो हमारा कितना होगा 60 लाख रुपीज़ एग्रीकल्चर इनकम होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ पर्सन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। अब अगर कोई पर्सन टी को ग्रो कर रहा है, साथ में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, उस केस में कितनी होगी? उस केस में भी कॉफी जैसी होगी, यानी 40% ऑफ सच इनकम। मतलब कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम लेंगे, और उसमें से 40% जो होगा वो बिजनेस इनकम होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम। इफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग टी इज ₹100 lakh, देन इनकम फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी, बिजनेस इनकम कितना होगा 40 लाख रुपीज होगा, और एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा 60 लाख रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हाईलाइट कर रखा है मैंने। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा शैल नॉट बी कंसिडर टू बी एग्रीकल्चर इनकम। अगर डेयरी फार्मिंग हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री खोल रखी है, या फिशरीज कर रहे हैं, तो ऐसे इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोइंग इन अ नर्सरी, अगर नर्सरी में सेपरेटली कुछ नर्सरी के अंदर अगर हम कुछ सीडलिंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसे शैल बी कंसिडर टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ऐसे में उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, चाहे वो बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हैव बीन कैरिड आउट और नॉट। ठीक है, मतलब एक नर्सरी खोली है, उस नर्सरी में हम सीडलिंग कर रहे हैं, सीडलिंग्स ग्रोइंग कर रहे हैं, उन इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, चाहे उसमें बेसिक ऑपरेशन हुआ हो, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन ऊपर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये सारी कर रहे हैं, तब हम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अगर एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दिया तो शैल नॉट बी कंसिडर टू बी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर हमने एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो कैपिटल गेन माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर टू बी कैपिटल गेन। ठीक है, इसके बाद इनकम फ्रॉम अ फार्म बिल्डिंग सेक्शन 2। ठीक है, अगर फार्म बिल्डिंग से जो इनकम हो रही है, उस इनकम को कब एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे और कब एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। इफ एनी बिल्डिंग इज इन एग्रीकल्चरल फील्ड, अगर कोई भी बिल्डिंग एग्रीकल्चर फील्ड में है, मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर कोई बिल्डिंग है, या फिर और इज वेरी नियर टू एग्रीकल्चरल फील्ड, या फिर जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके बहुत नजदीक है, मतलब थोड़े ही जहाँ बिल्डिंग है उससे थोड़े ही दूर में, एकदम पास में ही उसके एग्रीकल्चर फील्ड्स है जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर
अगर उस ऐसे एरिया के पास में अगर कोई बिल्डिंग है तो, एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और अगर उस बिल्डिंग का यूज किस लिए किया जा रहा है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग, और फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और इट इज बीइंग यूज्ड एज ड्वेलिंग यूनिट बाय फार्मर। बेसिकली अगर मतलब क्या है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है इन मतलब फील्ड से इन एग्रीकल्चरल फील्ड के नज़दीक है, अगर कोई बिल्डिंग की बात करें तो अगर बिल्डिंग एग्रीकल्चर फील्ड के नज़दीक है या फिर फार्मर ने खुद उसे रख रखा है अपने ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, तो ऐसे केसेस में उस बिल्डिंग को क्या कहेंगे, फार्म बिल्डिंग कहेंगे। ठीक है, ऐसे केस में क्या कहेंगे, उस बिल्डिंग को फार्म बिल्डिंग कहेंगे। अब उसकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी की जैसे इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से हम उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे उस बिल्डिंग की। ठीक है, कौन सी बिल्डिंग की, जो एग्रीकल्चर फील्ड के नज़दीक है या एग्रीकल्चर फील्ड पर है या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए रखा गया, यूज में लिया गया। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग की हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में करते हैं, पर जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर की जाएगी। ठीक है, करेंगे इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी के तरीके से, लेकिन इनकम कौन सी कंसीडर की जाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम। अब क्या कह रहा है कि हम किसी भी बिल्डिंग को एग्रीकल्चर फार्म कब कहेंगे, मतलब फार्म बिल्डिंग कब कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे, अगर लैंड शुड इधर बी एसेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और बी सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स assessed and collected by the officer of the government as such, or whether the land is not so assessed to land revenue in India or is not subject to local rate। अगर देखो क्या कह रहा है कि लैंड जो है वो उस पर जो भी लोकल रेट हो रहा है, असेस्ड हो रहा है, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर लोकल रेट में वो असेस नहीं करता है, लैंड नॉट सो असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया, तो उस केस में अलग। मतलब बेसिकली ये बताया है कि जो बिल्डिंग है, फार्म बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम कब फार्म बिल्डिंग कहेंगे, ये मेन है, ऊपर मीनिंग है। ये क्या कह रहा है कि अगर जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, वो अगर it should not be situated in any area as comprised within the jurisdiction of a municipality or cantonment board। मतलब जो फार्म बिल्डिंग है वो कहाँ पर सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, म्यूनिसिपलिटी एरिया में नहीं होनी चाहिए, म्यूनिसिपलिटी के एरिया में नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, कंटोनमेंट बोर्ड, या फिर वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है। मतलब अगर 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और ऐसे एरिया में अगर बिल्डिंग है, उसे हम फार्म बिल्डिंग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन हेयर अंडर। मतलब अगर क्या कह रहा है कि अगर 2 किलोमीटर से कम या विद इन 2 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन 10,000 है, 10,000 से 1 लाख तक है, तो ऐसे एरिया में हम इससे कम होगा। अगर 2 किलोमीटर के दायरे में अगर 10,000 से लेकर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो ऐसे केसेस में हम बिल्डिंग को फार्म बिल्डिंग कहेंगे। या फिर 6 किलोमीटर के एरिया के दायरे में 1 लाख से 10 लाख तक हो पॉपुलेशन, पर 10 लाख से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे केस में। ठीक है, और 8 किलोमीटर के एरिया में 10 लाख से ज़्यादा ना हो, मतलब 10 लाख से कम हो पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऐसे एरिया में हम कहेंगे कि ये फार्म बिल्डिंग है। ठीक है, अब हमारा एक और कंसेप्ट बचता है इसके अंदर, पार्शियल इंटीग्रेशन।
मेन कैलकुलेशन जो है वो पार्शियल इंटीग्रेशन में, ये हमारा पूरा थ्योरी का है। तो इसके अंदर हमें बस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जैसे रबर की हो गई, कॉफ़ी की हो गई, टी की हो गई, ये याद रखनी है हमें, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। और ये पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस, इस ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा। और नीचे हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर एनिमल हस्बेंड्री